नमस्कार, देश दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। भारत और चीन के बीच 15 जून के गतिरोध के बाद जारी तनातनी के बीच चीन में भारतीय अखबारों और वेबसाइटों पर रोक लगा दी गई है। चीनी सरकार ने भारत में चीनी ऐप पर बैन से कई दिन पहले भारतीय वेबसाइट पर रोक लगा दी थी। हालांकि चीन में लोग भारतीय मीडिया की वेबसाइट को वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सर्वर के जरिए एक्सेस कर सकते हैं, तो वहीं भारतीय टीवी चैनलों को भी आईपीटीवी के जरिए ही देखा जा रहा है। हालांकि बीते 2 दिन से चीन में आईफोन के अलावा डेस्कटॉप पर एक्सप्रेस वीपीएन भी काम नहीं कर रहा। वीपीएन पब्लिक इंटरनेट कनेक्शन से प्राइवेट नेटवर्क बनाकर यूजर को ऑनलाइन प्राइवेसी प्रदान करता है। ये एक मुखौटा आईपी एड्रेस बनाता है जिससे यूजर का पता लगाना काफी मुश्किल होता है, लेकिन चीन ने ऐसी एडवांस फायरवॉल तकनीक बना ली है जो कि वीपीएन को भी ब्लॉक कर सकती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हुए आतंकी हमले के बाद चीन समर्थित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बयान को लेकर परिषद के सदस्यों ने ही नाराजगी जाहिर की है। दरअसल इस बयान में हमले के लिए भारत को दोषी ठहराया गया था, जिस पर साथी सदस्यों ने नाराजगी व्यक्त की। आपको बता दें, इस हमले में कुल 19 लोगों की मौत हो गई थी और इसके अलावा हमले को अंजाम देने वाले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के 4 हमलावरों को भी मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया था। न्यूयॉर्क स्थित राजनयिकों के अनुसार चीन ने मंगलवार को हमले पर यूएनएनसी के बयान का प्रस्ताव रखा। किसी भी आतंकी हमले के बाद इस तरह के बयानों को यूएनएनसी की ओर से जारी किया जाता है। इस प्रस्ताव को लेकर यूएनएनसी सदस्यों ने पाकिस्तान के अनछुए बयानों पर संदेह व्यक्त करते हुए अंतिम समय पर हस्तक्षेप किया। राजनयिकों के मुताबिक प्रधानमंत्री इमरान खान ने विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के साथ मिलकर बिना किसी सबूत के भारत को हमले के लिए जिम्मेदार बताया, तो वहीं भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका और चीन के बीच चल रहा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे चीनी वायरस बता चुके हैं और उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव की जिम्मेदारी चीन के सिर मढ़ी है। तो वहीं एक बार फिर मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन पर कोरोना वायरस को लेकर हमला बोला और कहा कि उनका चीन के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। दरअसल अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारियों ने चेतावनी दी कि महामारी पर वे पूरी तरह से नियंत्रण कर पाने की स्थिति में नहीं है और इसके बाद से ट्रंप चीन से और ज्यादा नाराज हो गए। ट्रंप ने ट्वीट करते हुए कहा कि जैसे जैसे मैं पूरी दुनिया में महामारी का भड्डा रूप फैलते हुए देख रहा हूं, जिसमें अमेरिका को महामारी से हुई भारी क्षति भी शामिल है, वैसे वैसे चीन के खिलाफ मेरा गुस्सा बढ़ता जाता है। तो आपको बता दें, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका और चीन के बीच में चल रहा विवाद अब लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर को आतंक मुक्त करने में जुटे सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस टीम को लगभग हर दिन कामयाबी हाथ लग रही है। कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने मीडिया को जानकारी दी है कि इस साल जनवरी से लेकर जून तक करीब 67 युवा लड़कों ने आतंकी संगठन ज्वाइन किया। इनमें से 24 मारे गए, 12 गिरफ्तार किए गए और बाकी बचे युवा अभी सक्रिय हैं। उन्होंने बताया कि साल 2019 में जनवरी से लेकर जून तक के महीने में 129 युवाओं ने आतंकवाद का दामन थामा था। आईजी विजय कुमार ने युवाओं से अपील की है कि आतंकवाद का साथ छोड़कर मुख्य धारा में लौट आए। इस साल जब हम लोग कंपेयर करते हैं पिछले साल इस साल के रिक्रूटमेंट में, तो 2019 में जनवरी से जून तक में लगभग 129 नए लड़के ज्वाइन किए थे मिलिटेंसी। इस साल 6 महीना में 67 ज्वाइन किया है, तो डाटा शो करता है कि लगभग 48% डिक्लाइन हुआ है, जो हमारे के लिए, सोसाइटी के लिए और पुलिस फोर्स के लिए बहुत ही अच्छी बात है। उस 67 में भी हम देखेंगे तो लगभग 24 जो है वह इनकाउंटर में न्यूट्रलाइज हो गए हैं, 12 उसमें से अरेस्ट हो गया, बाकी फील्ड में है।
और उनके पेरेंट्स से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं कि अपने बच्चों को वापस लाए और उनको समझाएं। अगर कोई आगे आके लाता है पेरेंट्स को तो उसके खिलाफ हम लोग लीगल कार्रवाई नहीं करेंगे, उसको सरेंडर ले लेंगे हम। लोगों में एक भ्रांति और है, एक मिसकंसेप्शन फैलाया जा रहा है। मैं पिछले 6 महीने देख रहा हूँ कि जितने इनकाउंटर्स हो रहा है उसमें छोटा हथियार सिर्फ पिस्टल मिलता है। डाटा शो करता है कि जो इनकाउंटर में 118 मिलिटेंट मारा गया और इनकाउंटर में 121 हमको हथियार मिला है। आप उसका जो रिकॉर्ड देखेंगे, मैं आप लोग शेयर करता हूँ, आप जाकर थाना में भी चेक कर सकते हैं, क्राइम ब्यूरो के पोर्टल पर भी देख सकते हैं कि आप करीब इसमें से 121 में से 62 AK-47 है, 9 है जो बड़ा हथियार आपका SLR है, इंसास 4 है, M4 राइफल 1 मिला है, पीका गन जो पहले 90 में मिलता था आज भी 1 मिला है और फ्रेश गुलगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल डिजिटल इंडिया मुहिम के आज 5 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT कम्युनिकेशन और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने डिजिटल भारत आत्मनिर्भर भारत के 5 साल पर ई-बुक और उमंग फिल्म को लॉन्च किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि चीनी ऐप्स पर हमने जो प्रतिबंध लगाया, मुझे लगता है कि यह एक बड़ा अवसर है। क्या हम भारतीयों द्वारा बनाए गए अच्छे ऐप के साथ मार्केट में आ सकते हैं? हमें कई कारणों से अपने एजेंडे पर चलने वाले विदेशी ऐप्स पर निर्भरता को रोकना है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत के पास टैलेंट की कमी नहीं है, सरकार की ओर से उन्हें प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके साथ ही इन टैलेंट को आप जैसे लोगों की मदद की जरूरत है। देश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बहुत संभावना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल डिजिटल इंडिया मुहिम के आज 5 साल पूरे हो गए। सोपोर के एसपी जावेद इकबाल की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ और पुलिस की पेट्रोलिंग टीम पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की। इसमें राह चलते लोग भी घायल हुए और सीआरपीएफ के 4 जवान घायल हुए, जिनमें से एक की बाद में मृत्यु हो गई और एक सिविलियन गाड़ी में एक बच्चे के साथ कुपवाड़ा जा रहा था, उसकी भी मृत्यु हो गई। बच्चे को बचा लिया गया है और घर पहुंचा दिया गया है। हमारी एक पेट्रोल पार्टी सीआरपीएफ और पुलिस की थी वहाँ पे मॉडल टाउन में। उस पे मिलिटेंट्स ने, जो कि पहले से वहाँ मौजूद थे मस्जिद के अंदर, और उन्होंने पोजीशन लेके रखा था पहले से ही। जैसे ही हमारी पार्टी डिबोर्ड हुए हैं गाड़ी से, तो मिलिटेंट्स ने अंधाधुंध फायरिंग किया है और जिस पे राह चलते हुए लोगों को भी इंजरी हुआ और हमारे सीआरपीएफ के 4 जवान इंजर्ड हुए थे, जिनमें से एक बाद में शहीद हुआ है सर। और एक सिविलियन जो है, जो गाड़ी में था अपने बच्चे के साथ, तो वो कहीं कुपवाड़ा की तरफ, हंडवारा की तरफ जा रहा था रिपोर्टेडली, तो वो भी इस कम। महामारी कोरोना टेस्ट को लेकर तेलंगाना हाईकोर्ट सरकार पर गंभीर हुई। इसके पहले हाईकोर्ट ने कोरोना के संदर्भ में न्यायालय के आदेश और दिशा निर्देश का पालन करने को कहा, लेकिन तेलंगाना सरकार ने हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन करने में कोताही बरती, जिसके बाद अदालत ने फटकार लगाते हुए कहा कि कोरोना टेस्ट किए बिना तेलंगाना सरकार लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। न्यायालय ने सवाल किया कि कोरोना का संक्रमण रोक डॉक्टरों को पीपीई किट के संदर्भ में आदेश दिया था, उस आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया? 23 मई से 23 जून तक कोरोना टेस्ट कितने किए गए? प्राइमरी और सेकेंडरी कोरोना संक्रमित के सैंपल कितने लिए गए? देश दुनिया में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज।
इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद देश दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण गतिविधियों का उद्घाटन के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण दिया है। मीडिया से बातचीत के दौरान महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा जिसमें उनसे अयोध्या का दौरा और राम मंदिर निर्माण गतिविधियों का उद्घाटन करने का अनुरोध किया है। न्यास हो चुका है और भूमि शुद्धि के लिए पूजा पाठ आज 3 महीने से चल रहा है। आचार्य लोग पूजा पाठ यज्ञ हवन सब कुछ हो रहा है। बस यही इच्छा है कि प्रधानमंत्री जी एक बार आकर के निर्माण कार्य प्रारंभ कर दें। यही उनसे प्रार्थना किया गया है, आग्रह किया गया है। आप जल्दी पधारिए, जल्दी आकर के निर्माण कार्य प्रारंभ। तो कोई लेटर वगैरह इशू करते हैं? दिया गया, आज पत्र भेजा गया। अच्छा, पत्र में यही मांग हुई है बस केवल इतना ही। लेकिन इस समय जिस तरीके से कोविड चल रहा है, महामारी चल रही है महाराज। हाँ, महामारी तो क्या है, भीड़ थोड़ी हम जुटाएंगे, भीड़ नहीं जुटाएंगे। अच्छा, जो सावन मेला लगता है महाराज, उस पर क्या अपील करना चाहते हैं? श्रावण में मेला देखिए, हम लोग भगवान का झूलन उत्सव मंदिर में मनाएंगे, लेकिन भक्तों से आग्रह है कि वो सब अपने घर पर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर में आज आम आदमी पार्टी का नया कार्यालय खोला गया। इस कार्यालय का उद्घाटन आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह ने किया। इस दौरान संजय सिंह उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कानून व्यवस्था और कोरोना को लेकर चल रही टेस्टिंग पर सवाल खड़े करते नजर आए। हमारे लखनऊ संवाददाता पुनीत मोहन से बातचीत करते हुए संजय सिंह ने कहा कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश में ज्यादा टेस्टिंग नहीं करा रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज लखनऊ में आम आदमी पार्टी के कार्यालय का उन्होंने उद्घाटन किया और इसी के साथ यूपी की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि कोरोना की टेस्टिंग सही से नहीं करी जा रही है। सर, आपका सबसे बड़ा सवाल था कि यूपी में योगी सरकार कोरोना की टेस्टिंग सही से नहीं कर रही, लेकिन योगी सरकार दावा करती है कि पूल टेस्टिंग करने वाला ये पहला राज्य है। देखिए, टेस्टिंग सही से नहीं की जा रही मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा टेस्टिंग कम की जा रही है और प्रदेश की आबादी देखते हुए नगण्य है। दिल्ली में 21,000 टेस्टिंग एक दिन में रिकॉर्ड है। उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ की आबादी में 19,000 टेस्टिंग का एक दिन का रिकॉर्ड है। 26 जून को आपको प्रेस रिलीज भेजा है उत्तर प्रदेश सरकार ने, पढ़ लीजिए आप। तो इसलिए अगर आप टेस्टिंग नहीं करेंगे तो केसेस का पता कैसे चलेगा? नो टेस्टिंग नो केस, नो FIR नो क्राइम के फार्मूले पे योगी सरकार चल रही है। तो योगी जी से अनुरोध है कि टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। कोरोना केसेस का पता चलेगा तो उनका इलाज भी हो पाएगा, लोग ठीक भी हो पाएंगे और ये संक्रमण ज़्यादा नहीं फैलेगा। वरना अगर आप इस आंकड़े को छिपाते रहेंगे और जांच नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में भयावह स्थितियां पैदा होंगी उत्तर प्रदेश के लिए, वो ठीक नहीं है। दिल्ली में कोरोना केसेस को लेकर के बीजेपी काफ़ी हावी हुई। एक पोस्टर रिलीज हुआ कि अरविंद केजरीवाल का मॉडल फेल हो गया है, इसलिए आप दूसरे राज्यों पर उंगली उठाएं। नहीं, आप अरविंद केजरीवाल की बात मत मानिए और ना संजय सिंह की बात मानिए। आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं, आप वो डाटा मानिए जो सामने है आपके। और वो डाटा क्या कहता है? वो डाटा कहता है अहमदाबाद में प्रति मिलियन 110 लोगों की जान जा रही है, दिल्ली में प्रति मिलियन 32 लोगों का जीवन गया। जीवन किसी का नहीं जाना चाहिए, सबका महत्वपूर्ण है, लेकिन जो सच्चाई है, अगर आप मॉडल की बात करेंगे तो इसको देख लीजिए। टेस्टिंग की बात आप करेंगे, दिल्ली में प्रति मिलियन टेस्टिंग है 20,000 लोगों की जांच हमने की है प्रति 10 लाख में। उत्तर प्रदेश में प्रति 10 लाख टेस्टिंग है 1500 और गुजरात में 8 करोड़ की आबादी में प्रति 10 लाख टेस्टिंग है 3500 और मध्य प्रदेश में प्रति 10 लाख टेस्टिंग है 2300 और बिहार में प्रति 10 लाख टेस्टिंग है 800। किस मॉडल की बात आप कर रहे हैं? तो इसलिए दिल्ली में केसेस आपको ज़्यादा इसलिए दिख रहे हैं कि वहाँ हम जांच कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और रिकवरी रेट जानिए आप 67% लोग ठीक हो चुके हैं।
33% लोग एक्टिव केसेस हैं जिनका हम इलाज कर रहे हैं। 67% लोग अब तक ठीक हो चुके हैं होम आइसोलेशन के जरिए। चिकित्सा व्यवस्था, प्लाज्मा थेरेपी हमने बहुत सक्सेसफुली लागू किया वहाँ पे। तो आलोचना करने के लिए अगर आलोचना करना है तो उसकी पूरी छूट है, उसमें तो हम किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते, लोकतंत्र है, सबको बोलने का हक है। लेकिन जो आंकड़े आपके सामने हैं उसको अगर आप देख के बात करेंगे तो हम मृत्यु दर में भी दूसरे राज्यों की तुलना में कम है और जांच के मामले में हम सबसे ज़्यादा अधिक हैं। केसेस हमारे ज़्यादा इसीलिए आए क्योंकि हमने जांच करने के लिए हमसे बात कर रहे थे संजय सिंह जी, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आज नए प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में सक्रिय रूप में दिखाई देगी और जिला पंचायत चुनाव से लेकर के 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव तक में मजबूती से चुनाव लड़ेगी। कैमरा पर्सन हमजा के साथ पुनीत मोहन, ANB न्यूज। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना के लाभार्थियों से बात करते हुए कहा कि 6 जनवरी को आरंभ की गई यह योजना पारंपरिक हस्तकला, हस्तशिल्प, स्थानीय कलाकृतियों, लकड़ी और धातु शिल्प कलाओं को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त युवाओं को लाभप्रद रोजगार प्रदान करने के लिए है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रशिक्षकों को 7,500 रुपए और प्रशिक्षणार्थियों को 3,000 रुपए प्रतिमाह देकर रही है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज महकमा जो है ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण काम आज की इस तारीख में कर रहा है और मेरा भी ये मानना है कि हमारे देश की आत्मा गांव में बसती है और हमारा प्रदेश तो गांव में ही रहता है, गांव में ही बसता है, गांव में ही जीता है। इसलिए गांव के हमारे लोगों को आर्थिक दृष्टि से सहयोग मिले, रोजगार का माध्यम मिले और उसके साथ साथ में जो उनमें हमारी जो कला छिपी हुई है, जिसका उनको ज्ञान है, जो हमारी संस्कृति का हिस्सा है और ऐसे में उस सारी चीज को आगे प्रोत्साहित करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए काम करने। दिल्ली के करोल बाग में डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर विधायक और आप नेता विशेष रवि ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक तरफ पूरे देश की जनता कोरोना जैसी महामारी को झेल रही है तो वहीं केंद्र सरकार डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी कर रही है। इससे आम जनता के ऊपर काफी बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि डीजल और पेट्रोल के रेट कम किए जाएं। देखिए, इस समय देश की जनता पहले ही कोरोना की मार से परेशान है। लोग जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं कोरोना से। लोगों के घर में काम धंधे ख़त्म हो गए हैं, रोज़गार ख़त्म हो गया है, पैसे की आमदनी ख़त्म हो गई है। लोग इस समय वैसी महंगाई की एक तरह से मार को झेल रहे हैं और ऐसे समय के अंदर लगातार 22 दिन तक पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ना जो है वो एक दोहरी मार है देश की जनता के ऊपर। तो हम आज यहाँ पर पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी ने आज विरोध प्रदर्शन रखा हुआ है। हर वार्ड के अंदर आज पेट्रोल और डीजल के दामों के बढ़ने पे प्रदर्शन किया जा रहा है, उसका विरोध किया जा रहा है और केंद्र सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री से हम ये प्रार्थना कर रहे हैं इस प्रदर्शन के माध्यम से कि पहले ही लोग परेशान हैं, दुखी हैं, आप उनके ऊपर और चोट ना करें। ये जो आप पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ा रहे हैं, लगातार 22 दिन से बढ़ते जा रहे हैं, इसको रोका जाए और देश की जनता को राहत। केंद्र सरकार की ओर से चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशन जिनकी संख्या 59 के आसपास है, उन सभी को एक आदेश के बाद पूरे भारत में बैन कर दिया गया है। आपको बता दें, LAC पर हुई झड़प के चलते हमारे जवानों के शहीद होने से लोगों में इतना गुस्सा था कि उन्होंने चीन के राष्ट्रपति तक का पुतला फूंका और चीन का सामान ना खरीदने की शपथ ली। और अब उसके बाद सरकार की ओर से चाइनीज एप्लीकेशन बैन किया जाना यह भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है। और इस कड़ी में कुछ टिकटॉक यूजर की प्रतिक्रिया आई। जी, फायदा तो मिलेगा, लेकिन जो हमारे नौजवान साथी थे उन्होंने अपना भविष्य समझ लिया था इन चीनी ऐपों को।
अच्छा किया जो इन्हें क्या कहते हैं अनइंस्टॉल करवा दिया सबके ऐप फ़ोनों में से। बाकी क्या कहते हैं सरकार को और भी बदला लेना चाहिए, जैसे हमारे सैनिक मारे गए इतने, उनसे बदला लेना चाहिए, उनके लिए कुछ करना चाहिए। इस चीज़ का हमारे को बहुत दुख है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको कि आम जनता के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ का? जी, आम जनता के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। सिर्फ टिकटॉक या चाइनीज़ ऐप को इंस्टॉल करने से कुछ नहीं होगा। बाकी सरकार का फैसला है, तो सराखों पे हम पूरा सहयोग करते हैं, समर्थन करते हैं सरकार के फैसले का। बट सबसे मेन चीज़ है, आजकल आपने देखा होगा चीनी सामानों का बहिष्कार हो रहा है। तो बहिष्कार हम लोग उसका कर रहे हैं जो हम सामान खरीद चुके हैं, जबकि सरकार को इसके आयात और निर्यात पे रोक लगानी चाहिए। तो असली मायने में बहिष्कार तो वही होगा। क्या लग रहा है आपको कि जो है हमारे जो है जवान भी मारे गए हैं, सरकार भी जो है एक तरफ ये जो ऐप जो है बैन करके ये साबित करना चाह रही है कि हम कहीं ना कहीं चीन के खिलाफ हैं। आम जनता क्या सोच रही है इस सब चीज़ के बारे में? आम जनता की तरफ में ये राय है, अगर आपके हमारे जवान शहीद हुए हैं और आप खाली चीनी ऐप को डिलीट कराएंगे तो उससे हमारा कोई बदला या हिसाब पूरा नहीं होता। अगर उन्होंने हमारे एक मारे तो कम से कम उनके 10 मार के लाने चाहिए, तो कुछ जाके हम लोगों को राहत मिलेगी। तो मतलब ये ऐप जो है अनइंस्टॉल करने से या बैन करने से कुछ फ़ायदा नहीं हो पाएगा? नहीं, फ़ायदा थोड़ी हो सकता है उसके, जहाँ इतनी नॉलेज नहीं कि सोर्स ऑफ इनकम में उसके साथ कुछ कमी आ जाए, पर हमें उससे कोई संतुष्टि नहीं होगी। अगर हमारे जवान शहीद हुए तो हमें भी उनके जवानों को शहीद करना होगा। आप ये चाह रहे हैं कि सरकार इससे भी बड़ा कोई कदम उठाए? बिल्कुल, ये तक बहुत छोटी सी चीज़ है। ऐप इंस्टॉल करने से थोड़ा ना कुछ होता है। ऐप इंस्टॉल कर दी, चलो हमने आपके कहने से कर दिया, पर उससे हमारे जवान। वहीं एक्टर आमिर खान के स्टाफ के कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद आमिर खान और उनके फैमिली मेंबर्स का टेस्ट कराया गया था। आमिर खान और उनकी फैमिली का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया था। बस आमिर खान की मां का टेस्ट नहीं हुआ था, अब आमिर की मां का टेस्ट हो गया है और उनका टेस्ट रिजल्ट भी नेगेटिव आया है। एक्टर ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। आमिर खान ने लिखा, हेलो एवरीवन, मुझे ये बताते हुए बहुत ही राहत है कि अम्मी का कोविड-19 रिजल्ट नेगेटिव है। सभी के प्यार और सहयोग के लिए शुक्रिया। कोरोना काल में गरीबों को सरकार फ्री राशन दे रही है। अब इसी राशन के बहाने राजनीतिक हित साधने की कोशिशें शुरू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फ्री राशन देने की योजना साल 2021 तक बढ़ा दी है। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में नवंबर 2020 तक फ्री राशन दिए जाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में छठ तक राशन मिलने का जिक्र किया। गौरतलब है कि इसी साल बिहार में और 2021 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में राशन दिए जाने की समय सीमा इसे खुद ब खुद चुनावों से जोड़ रही है। दूसरी ओर सीएम ममता बनर्जी के आदेश के बाद एएनबी न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर राज्य सरकार के इस फैसले को लेकर आम जनता और राशन डीलरों से प्रतिक्रिया जानी। अब तो मैं तो भालोई लगता है, कोविड-19 जब देश के लिए अतिमारी हो गया, उसके लिए सब नागरिक के रेशन जरूरत है। केंद्रीय सरकार नवंबर तक और राज्य सरकार जून 21 के लिए सब फ्री राशन देने के घोषणा किया। जैसी जैसी राशन आएगी हम देते रहेगी, ये जनता के लिए भलाई हुआ। तो सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये 1 साल राशन मिलेगा, ये तो गरीब आदमी का बहुत भला होगा। लेकिन इसके साथ साथ एक बात भी दिमाग में आता है कि ये जो बोला है कितना दूर तक ये एक्चुअलाइज होगा। ओके, तो अगर हो सकता है तो तब तो बहुत अच्छा होगा। करीब 10 करोड़ ये राज्यवासी के लिए तो बहुत अच्छा होगा। सिर्फ राज्यवासी की पूरे देश के लिए बहुत अच्छा होगा अगर ये सचमुच मिलेगा। 1 साल तक ये जो चावल मिल रहा है, चावल और जो कुछ मिल रहा है, अगर 1 साल तक। और इसी के साथ ही देश दुनिया में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए एएनबी न्यूज़। हुक्मरान